जी नमस्ते। मेरी आदरणीय अतिथिजनों का स्वागत है। आज मैं अपने शोध प्रबंध के वाइवा हेतु यहाँ पर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है जबलपुर के चित्रकारों की कला यात्रा। स्वर्गवास श्री विष्णु प्रसाद चौरसिया, हरि भटनागर, सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी, अजीज अहमद रजा एवं राजेंद्र कामले के विशेष संदर्भ में है, जिसमें जो कि एक मिनट में आपको डॉक्टर बोलना चाहती हूँ। आपकी जी सुपरवाइजर मैडम ने ज्वाइन किया? जी 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 मैम, कनेक्ट है। कनेक्ट दिख नहीं रहे हैं वो। हाँ जी, ठीक है। आपका कोरम पूरा हो गया? जी मैम, हो चुका है पूरा पूरा। हाँ ठीक है, फिर आप स्टार्ट करें। नेहा जी, आपके आसपास कोई एक और डिवाइस ऑन है तो उसका माइक और साउंड ऑफ करा दीजिए प्लीज। @81951246 8195 हो रहा होगा, ठीक है। कुछ समस्या आ रही है, इससे बताना चाहिए में विभक्त की गई है, जिनमें प्रथम अध्याय के के बाद बताया। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आवाज आपकी नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। आवाज नहीं। हेलो हेलो, अब आ रही है आपकी आवाज। जी कोई है पकड़ जी। सर्वप्रथम मैं जबलपुर की फेस्टिवल के बारे में है अंतर्गत, इसमें ऐतिहासिक भौगोलिक एवं के साथ जबलपुर की जबलपुर की कला में चित्र का क्या प्रभाव उसके बारे में बताया गया है। एक मिनट बेटा, आपके यहाँ कोई टेक्नीशियन है? यूनिवर्सिटी के टेक्नीशियन है, उनसे कहो आवाज नहीं आ रही है। आप कहाँ से ज्वाइन किए हो? हेलो, आप अपनी कॉर्ड वॉइस वोकल
सही रखो बेटा, आवाज जी नहीं आ रही है। और पीपीटी नहीं बनाया क्या आपने? जी मैम, हाँ पीपीटी हाँ ठीक है, अभी भी आवाज गड़बड़ी है। टेक्निकली आ रहा है उसका। नेटवर्क का इशू होगा, वहाँ पर चेक कीजिए, नेटवर्क की वजह से आवाज़ ब्रेक हो रही है। अगर वाईफाई है तो वहाँ वाईफाई से कनेक्ट कीजिए, मोबाइल के नेट से चल रहा है शायद। किसको चेक करना है? ये जो नेहा जी को, नेहा जी को। हाँ, नेहा जी को बोलिए। मेरी नेहा जी, वहाँ का जो वाईफाई होगा ना, उससे कनेक्ट कीजिए आप। आपका शायद अभी मोबाइल के इंटरनेट से कनेक्टेड है, इस वजह से इशू आ रहा है। सर हाँ, भी देखा इसलिए हमें देखना द्वितीय अध्याय में संक्षिप्त चित्रकारों का जबलपुर के संक्षिप्त संक्षिप्त परिचय दिया गया है। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही जी। श्री विष्णु प्रसाद चौरसिया, हरि भटनागर जी, सुरेश कुमार श्रीवास्तव, अजीज अहमद रजा एवं राजेंद्र कामले जी के बारे में बताया गया है, जिसके यात्रा की शुरुआत से जानकारी दी गई है और उनमें उनके का क्या हो रहा है और उनके कार्य में चढ़ा, उनकी जीवन में चढ़ाव हैं में से एवं किरण हम मैडम, आते हुए उनकी जो किरण मैडम जी आप सुन पा रही हैं? आप सेटिस्फाई हैं, सुन रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है उनका? मुझे सुनाई पड़ रहा है क्योंकि जी मैम। जी मैम, किसी का ऑर्डर, आपके कमरे में किसी और का माइक खुला है शायद। माइक सभी बंद कर लेंगे अच्छा तो शायद आवाज आए। मैम माइक मैम माइक ये मेरा, ये आपसे चालू है। ये मेरा चालू हाँ नेहा, आप बोल दो। जी मैम। जी हेलो, आ रही है? हाँ अब आ रही है सर, आप मेरा मोबाइल इससे कनेक्ट है, इसको द्वितीय अध्याय के अंतर द्वितीय अध्याय के अंतर्गत संदर्भित चित्रकारों का जो परिचय दिया गया है, उनमें स्वर्गवासी श्री विष्णु प्रसाद चौरसिया का प्रथम है। तो उसमें हमने बताया गया है कि किस तरह से उनने अपने जीवन में कार्य किया है, किस तरह से उनका अपनी चित्रकला में योगदान उनका रहा है। उनने अपने जीवन में बचपन से लेके उनका जो कला के प्रति रुझान था, उसको एक गांव से होकर एक बड़े शहर मुंबई तक का सफर किस तरह से उन्होंने रखा और उसको साथ लेते हुए एक विद्यालय में कला, एक महाविद्यालय में कला पर जो अपनी शिक्षा बच्चों को दी, वो बहुत ही संतोषजनक
रही है उसके बारे में बताया गया है। अगले उसमें आते हैं श्री हरि भटनागर जी, जिनके बारे में सभी लोग की कोई अछूता नहीं है उनके परिचय से। उनका भी यही, उनके बारे में भी जिस तरह से बताया गया है वह है कला के श्योपुर, जिनका जन्म श्योपुर के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनकी जो कला का सफर है वो कई शहरों से होकर गुजरा। क्योंकि उनके पिताजी एक सुपरवाइजर के पद पर थे, तो उनका जो पढ़ाई है कई जगह से होकर गुजरी। पर जब वह ग्वालियर आए, ग्वालियर में उनकी यथावत जो पढ़ाई है, शिक्षा है कला के क्षेत्र में, वह ग्वालियर से संपन्न हुई। क्योंकि उन्हें कला के प्रति बचपन से रुचि थी, तो उन्होंने अपने जीवन को इसमें आगे शिक्षाबद्ध करने के लिए वहाँ के जो स्कूल है, कला स्कूल है, वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया एवं आगे अपने कला पथ को सुचारू रूप से कराया। जहाँ अब उनके कला गुरुओं में उनका स्थान LS राजपूत जी को वो देते हैं, जिन्होंने अपनी कला से उन्हें, अपनी कला शिक्षा से उन्हें इस पद पर पहुंचाया कि आज जबलपुर के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उनकी कृतियों को, उनके कलाकृतियों को देख पाते हैं, जिसका बहुत अच्छा श्रेय हम उन्हें दे पाते हैं। एवं आगे इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सुरेश श्रीवास्तव जी का परिचय मैं देना चाहूँगी। उन्होंने अपनी कला को रेखांकन के जरिए अपने आप को उसमें ढाला। एवं उनका गृह निवास यूँ तो होशंगाबाद रहा है, पर उन्हें कला में इस तरह से रुचि रही कि वह सफ़र होशंगाबाद से लखनऊ कला स्कूल तक पहुंचा, जहां पर उनका विधिवत अध्ययन हुआ। मदनलाल नागर जी के शिक्षण में, जहां उनका सानिध्य पाकर वह अपने आप को कला के एक श्रेष्ठतम स्तर पर अपने आप को पहुंचा पाए। और साथ ही कला का उन पर जो प्रभाव रहा है वह उन्होंने अपने जीवन में जो बच्चों को जो में कार्यरत रहे हैं, तो उसके माध्यम से उन्होंने छोटे बच्चों की जो शैली निर्मित की, उसका स्थान आज उनके जो विद्यार्थी रहे हैं, उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के स्वरूप में पाकर वह उन्हें दीक्षा दी। आगे इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अजीज रजा जी के बारे में बताना चाहूँगी। वह है कि उनकी शिक्षा मैट्रिक तक की रही है। उन्होंने ज़्यादा अपने पढ़ाई नहीं की है, पर उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, क्योंकि वह जो पारिवारिक वातावरण जो था वह उतना अच्छा नहीं था शिक्षा के लिए। पर आगे उन्होंने अपने आप को इसके लिए ढाला। उन्हें उसमें इतनी रुचि थी कि वह आगे चल के इस फील्ड में आ सके। उन्हें बचपन से जो प्रेरणा मिली है वह उनके एक जो भाई थे उनसे उन्हें प्रेरणा मिली, जो कि आगे चल के उन्हें इस मुकाम पर तक लाई कि उनकी जो कृतियां हैं देश विदेश में रहकर जी
हुई। राजेंद्र कामले जी के बारे में मैं कहना चाहूंगी, उन्होंने अपनी शिक्षा पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल हाई स्कूल से अर्जित की। वह पेशे से तो इंजीनियर रहे हैं, पर उन्होंने उनकी रुचि कला में रही, तो उस वजह से वो इस ओर आकर्षित हुए। उनके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर व्यवहार श्री राम मनोहर सिन्हा जी उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और उनके कला गुरुओं में कामताज सागर जी का स्थान विशेष उनके जीवन में प्रभावित करने वाला रहा है। आज वह इस अपने आप को इस स्थिति में पाते हैं कि वह उनका जो कला की क्षेत्र में अपने आप को एक कह सकते हैं कि मॉडल अपनी कला की प्रदर्शनियां लगाई हैं। दिल्ली, बम्बई जैसे महानगरों में उनकी कला को लोग पहचाने। ताज आर्ट गैलरी में जैसे उन्हें अपनी प्रदर्शनियां जहां पहुंचना कठिन होता है, वहां तक वो पहुंचे हैं और अपने आप को उन्होंने बताया है। चतुर्थ तृतीय अध्याय के अंतर्गत हम संदर्भित चित्रकारों के जन्म शिक्षा दीक्षा, उनके कला गुरु एवं शिष्य के बारे में जानेंगे। एवं पंचम अध्याय के अंतर्गत हम जबलपुर के चित्रकारों की चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत उनके चित्रकला में जो उन्मुखीकरण हुआ है उसके बारे में बताया गया है। प्रारंभिक चित्रकला से जो शिक्षा के दौरान उन्होंने की, प्रारंभिक चित्रण शैली से उन्मुखीकरण तक का सफर क्या रहा है, उसके बारे में बहुत सटीक जानकारी उसमें दी गई है। आज जो प्रारंभिक चित्रण की हम कह सकते हैं कि शुरुआत में चित्रकार दूसरे कुछ मतलब उसको देखकर करता है, समाचार पत्रों से देखकर या पोर्ट्रेट, इस तरह से अपनी चित्रकारी करते हैं। लेकिन बाद में वह एक ऐसे स्थान पर अपने आप को लाते हैं कि वह अपने आप को इस स्थान पर लाते हैं कि वह चित्रकारी जो वो स्वयं की होती है उससे वो संतुष्ट ही नहीं होते हैं, लेकिन एक रोज प्रयत्न करेंगे, रोज उस चीज को नित्य नवीन प्रयास से वह अपनी चित्रकला में वह प्रयास करते हैं कि वह अपनी चित्रण एक विशेष शैली की ओर उनका मतलब अपने आप को ले जा सके। इस तरह से प्रारंभिक चित्रकला से उन्मुखीकरण तक का सफर उनका जो रहा है, जिसमें कला तकनीक, रंग विधान किस तरह से लिए गए, प्रारंभिक चित्र क्या थे, द्वितीय के मीडियम मतलब शिक्षा के दौरान क्या चित्र थे, जब उन्मुखीकरण हुआ तो विशेष शैली में किस तरह से वो आए, उसके माध्यम से हमें चित्र विषयों के बारे में बताया गया है कि किन विषयों पर चित्र बने, सामाजिक, आध्यात्मिक, नारी चित्रण, प्रकृति चित्रण किस तरह से किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। और साथ ही चित्र विषयों में दर्शन क्या था, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चित्रकार जो चित्र बना रहा है उसमें क्या दर्शन दिखाई दे रहा है, वह बहुत मायने रखता है, जो कि चित्रकारों के द्वारा बताया गया है, उसका अध्ययन लिपिबद्ध किया गया है। आज हम जी चित्र नहीं दिख रहा है। जी ठीक है। आज हम बात करते हैं दर्शन की। तो जिस तरह से उन्होंने अपने चित्रों में दर्शन बताया गया है, आप स्क्रीन, क्योंकि थोड़ा स्क्रीन का
वो है कि आप चित्र आपको नहीं दिखाई दे पाएंगे, इसलिए मैं चित्रों का वर्णन थोड़ा करना चाहूंगी कि किस तरह से उनके चित्र थे। हम बात विष्णु चौरसिया जी की करते हैं, तो विष्णु चौरसिया जी की करते हैं तो उनके चित्र में एक नेहा जी, नेहा जी नेहा जी मैम। बेटा आपने पीपीटी बनाई नहीं? मैम पीपीटी बनाई हुई है, पर थोड़ा सा तो टेक्निकली उसी को प्रेजेंट करते ना तो जल्दी हो जाता। पीपीटी बनाई है, उसको स्क्रीन में शेयर कर दो तो जल्दी मैम समझ थोड़ा सा पाएंगे टेक्निकली, ना। मैम टेक्निकली यहाँ पर थोड़ा सा इशू है और कोई टेक्नीशियन यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये समस्या। आप लैपटॉप से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? जी मैं लैपटॉप से आप लोगों से कनेक्ट हूँ। तो आपने पेन ड्राइव में नहीं लिया क्या? मैम लिया है पेन ड्राइव में। तो पेन ड्राइव डाल के उसको कनेक्ट कर दो स्क्रीन। क्या मैं आपको भेज दी? अच्छा करके देखो, आपके पास टेक्नीशियन है, नहीं तो उसके बिना वाइवा कैसे कंप्लीट होगा बेटा? आप क्या रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या? मैम रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है ना, वैसे ही इसको जी जरूरी रिकॉर्डिंग है। तो हो रही है। हाँ, इसको भी कनेक्ट कर दो। हो रहा है, अपने साथियों को बोल दो कनेक्ट करने की कोशिश करें और आप कंटिन्यू बोलते रहो। 2 मिनट का वेट ले सकती हूँ मैम, थोड़ा सा कनेक्ट यदि हो सके तो। बिल्कुल बिल्कुल, कनेक्ट करो आराम से। जी कनेक्ट, उसमें कैसे कनेक्ट होता है? अब भाई वो लोग कहाँ है और हम कब आता है? नहीं कोई भी नहीं है, ये तो गलत बात है। पत्रकारिता वाले सर को बात करो ना, उनको कंडक्ट कराना था। मेरे बड़े सर है सर सर, बोल यहाँ कोई है ही नहीं है, बोलना शेयर कैसे करते हैं उसको? पहली बात हेलो, बात तो कर, तुम तो बात करते। पेन ड्राइव हेलो। लगाइए ना लैपटॉप में। अच्छा पेन ड्राइव लगाए वो अमर जो हाँ पेन ड्राइव लगा। पेन ड्राइव हाँ लगा। जिसमें वो कर जिसमें देंगे। आपका पीपीटी है उसको लगा लीजिए और पेन ड्राइव खोलिए। अच्छा इसी में वो वाला, जी जी एक सेकंड, ये है ना वहाँ पर करें। मीटिंग से बाहर मत होइएगा, विंडो डी दबाइए, विंडो के साथ डी। एक सेकंड लो। अरे वो कह रहे कुछ बता रहे हैं करने के लिए, बोल रहे हैं विंडो के साथ डी दबाइए। ये जी सर। विंडो के साथ डी दबा दीजिए तो पूरा स्क्रीन हाइड हो जाएगा अभी। और पेन ड्राइव खोलिए। 1 मिनट सर, 1 मिनट। पेन ड्राइव खोल ली है और आप विंडो के साथ पेन ड्राइव खोल लीजिए बस, आप पेन ड्राइव खोलिए। पेन ड्राइव सर जहाँ खोल लिए हैं। हाँ, जहाँ पर आपका पीपीटी है उसको कॉपी कर लीजिए। पता नहीं प्रेजेंटेशन न्यू हुई थी ना वो डेट के हिसाब से। हाँ सर खोल लिए हैं। कॉपी कर लीजिए पहले आप पेन ड्राइव को, पीपीटी सर, को कॉपी जी। करके लैपटॉप में कॉपी पेस्ट कर दीजिए उसको। जी सर जी। कोई नहीं रही सर लैपटॉप। शिवान हुआ कॉपी? हाँ सर हो रहा है। सर थोड़ा आप भी आ सकते थे। अब देख तो रहे हैं वहाँ पर नेट का किस तरीके का इशू है, रिकॉर्डिंग हाँ भी सर अच्छे से नहीं कॉपी हो हो पाती। गए, कॉपी हो हो गया, गया पेस्ट कॉपी। पेस्ट कर दीजिए, हो गया। आप लैपटॉप में खोल लीजिए उसको, पीपीटी को खोल लीजिए। लैपटॉप में जल्दी में जी पीपीटी सर। को ओपन करिए, पीपीटी को ओपन करिए। जी जी जी। हो जाए तो बताइए मुझे।
हाँ ठीक भैया है पीपीटी पे से शेयर कर भैया थोड़ा पीपीटी शेयर करना हाँ प्लीज हाँ हाँ कर रहे हैं वही देख रहे थे इनको बुला के लाया हूँ कहाँ पर है पीपीटी पीपीटी हमारा इसमें है इसमें हाँ शेयर करना अच्छा इसमें लॉन्च करना है इसमें मतलब पीपीटी में ये शेयर हो जाएगा वैसे पीपीटी में शेयर हो जाए समझा नहीं पीपीटी मतलब जो गूगल मीट में गूगल मीट PPT में शेयर हो शेयर जाएगा पीपीटी आ जाए इसमें उसमें दिखने ताकि लगे ये ना डिस्क्राइब कर सके हम लोग कितना पीएचडी पूरी मौखिक थोड़ा याद करके सुनाई जाती है वो तो किया है ये है सर ये वाला इसको ओपन कर वो है ना आप कनेक्ट लॉन्च होनी चाहिए फोन आएगा सुन लेना भाई या तुम नीचे जाके उसको ले आना लैपटॉप का जो फ्लिप है ना उसको भी थोड़ा सा इनकी तरफ कर दीजिएगा क्योंकि पूरा फुल फोटो आने लगे उनका वीडियो। जी अपनी तरफ खींच लीजिए लैपटॉप का आने flip। लगा सर आने लगा ये ठीक। जी कुछ शो हो रहा है हमको दिख रहा है नहीं नहीं हो पाएगा हेलो सर अमरकांत सर आप आ जाइए हेलो। हाँ वो ये जो यूनिवर्सिटी के भैया हैं उन पर भी नहीं बन रहा शेयर करते पीपीटी खुल गई आपकी? पीपीटी खुल गई सर हाँ ठीक है। अब देखिए नीचे गूगल मीट में आइए। जी सर अब नीचे देखिए अप एरो दिख रहा होगा, एक हाथ बना हुआ है, हाथ के बाजू में अप एरो बना हुआ है, क्लिक करिए उसको। ऊपर की तरफ एरो का निशान है, हाँ हाँ हाथ बना हुआ है जी हाथ के बाजू में। हाँ एरो बना है जी हाँ उसको लिखिए, क्लिक करिए आप। हाँ सर कर दिया क्लिक करने के बाद आपको क्रोम टैब, विंडो टैब और उसके बाजू में एंटायर स्क्रीन लिखा हुआ है, उसको क्लिक करिए। जी 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 लिखा अब है उसमें एक फोटो बना आ गया होगा, देखिए जी जी नीचे सर उसको जी उसको क्लिक करिए। हाँ उसको क्लिक करिए। अब नीचे शेयर का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। सर अभी तो क्लिक किया है, थोड़ा नेट चल जाए अच्छा तो शेयर दिखने लगे तो करते हैं ठीक है सर आप कॉल काटिए सर मैं करता हूँ सर क्योंकि नेट ही नहीं है घूम रहा है इससे ऑफिस के ऊपर जो है ना बहुत अच्छा चल रहा है पहले करें अच्छा एक मिनट अमरकांत सर आपको क्या व्हाट्सएप पे पीपीटी भेज दें भेज दीजिए, भेज दीजिए। हाँ सर एक मिनट बस भेज दिए जल्दी होगा कोई नहीं सर आप थोड़ा देखो इस पे है ये है इसी पे है ना हाँ ये है, ये दिख रही है हाँ शेयर हो गया। आ गई आ गई आ गई। हाँ जी पूरा बोलो फिर से शुरुआत से करें। नहीं बेटा अब आप ने चैप्टर वाइज बता दिया, एक बार स्क्रीन पे चला दो और लोग भी देख लेंगे। मेरे पास तो मुझे सुनाई चीजें नहीं है, दे रहा। है ना। कह रही थी अब तो अभी सुन लिया अब आप कान में लगाइए तब आप सुन पाएंगे। अच्छा कॉर्ड लगाइए कान में। जी अब स्क्रॉल करते रहिए धीरे धीरे, जो और लोग जिन्होंने थीसिस नहीं देखी है वो आपका देख लेंगे। जी जी और शुरुआत आप से कर सकती हूँ मैम। नहीं, प्रेजेंटेशन पे आ जाइए। अच्छा चैप्टराइजेशन हो गया। चैप्टर वाइज आपने जी कुछ फोटो लगाए हैं? जी हाँ उनको स्क्रॉल करिए, आप निकालिए। जी जी जी
जबलपुर के चित्रकला विषयों का अध्ययन हो गया यहाँ हो पर गया दिया हो गया गया, है। आगे चलिए। जी जी, आगे चलिए। यहाँ पर चित्रों के बारे में है मैम। हाँ, ये अब यहाँ किसी भी एक चित्र का वर्णन आप कर सकते हो। जी ये 3 चित्र दिख रहे हैं आपके। जी, ये चित्र है मैम, इनमें शिव पार्वती जी का जो चित्र है इसके बारे में बताना चाहूंगी। हाँ, बताएं ये जो कि किसका है, क्या है? जी, यह चित्र स्वर्गवासी श्री विष्णु प्रसाद चौरसिया जी का चित्र है, जो उन्होंने ऑयल कलर से बनाया। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि प्रस्तुत चित्र में जो कि भावपूर्ण चित्र है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के एक दूसरे के प्रति अनन्य प्रेम को दीप्तिमान या उजागर करता है। यह चित्र बहुत ही मार्मिक है। भगवान शिव जिनके सिर पर चंद्रमा, बाजुओं में रुद्राक्ष, कानों में कुंडल व अंग में पीले रंग के वस्त्र जो कि मृगशाला के समान प्रतीत होते हैं, दर्शाया गया है। संग में शक्ति स्वरूपा माता पार्वती हैं, जिनके बेटा हाथ में 1 मिनट में आपको वापस इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बार-बार। आप कला के विद्यार्थी हैं, कला में जी षडांग होते हैं, कला में जी सिद्धांत होते हैं, कला में तत्व होते हैं, जी होते जी हैं। आप उनके जी अनुसार वर्णन करिए, है ना? चाहे सिद्धांत ले जी लीजिए, चाहे आप षडांग में कौन-सा षडांग में आप वर्णन करना चाहेंगे, जी जी मैम उसी एक में फॉर्म में करिए, है ना? जी। चित्रकला के 6 षडांग होते हैं। उनमें हम लावण्य योजना पर हम यदि चर्चा करना चाहें मैम, तो यहाँ पर शिव गुड, पार्वती गुड, जी गुड। की लावण्य भाव का जो यहाँ पर वर्णन किया गया है श्री विष्णु प्रसाद चौरसिया जी के द्वारा, जो कि तेल रंग से किया गया है, जिनमें उनके प्रेम को व्यक्त किया गया है। जिनमें लावण्य के रूप में उनके जिनके जैसे जो भूरे रंग का प्रयोग है, उष्ण रंगों का जो प्रयोग किया गया है, वो विशेषकर उष्ण रंगों का प्रयोग किया गया है। विशेषकर लाल रंग में जो प्रेम का प्रतीक, जो लाल रंग जो प्रेम का प्रतीक है, गेरुआ रंग, अधिक प्रयोग किया गया है। नारंगी रंग की आभा लिए हुए नए सवेरे का रंग है। नारंगी रंग जो पीछे दिखाई दे रहा होगा, जो नए सवेरे को दीप्तिमान मतलब उजागर करता है, जो कि जीवन में आने वाले नए उजाले के रूप में लगाया गया है। इस बहुत रंग सुंदर, में बहुत सुंदर। इस रंग से आभा मंडल के काले हिस्से का शुद्धिकरण होता है, क्योंकि ठीक हम है। देखते हैं सुप्रभात में सूर्य का जो प्रकाश होता है वो लालिमा लिए हुए होता है, फिर वह बढ़ते बढ़ते एक नया उजाला प्रस्तुत करता है। शिव पार्वती का जो स्वरूप है वह उसी को उजागर करता है। चित्र में हाँ, चारों ओर गहरे रंग की आभाएं दिखाई दे रही हैं, जिसके विपरीत शिव पार्वती को श्वेत मिश्रित भूरे रंग में चित्रित किया गया है। बुराई पर अच्छाई की जो जीत होती है वह इसमें उजागर होती है, दिखाई देती है। उनके मिलन से जो तेज प्रकाश उत्पन्न होगा, वह चारों ओर फैले अंधकार रूपी बुराइयों के अंत को दृष्टिगोचर करता है। चित्र में धूसर ग्रे, काले, भूरे, पीले रंगों की मिली-जुली तानों का जो प्रयोग है, वह प्रयोग किया गया है, वह अत्यंत ही सुंदरता से लगाया गया है। चौरसिया जी के तेल रंग से बने इस चित्र को चौड़े ब्रश स्ट्रोक से थोड़ी मात्रा में रंगों को मिश्रित कर बड़े आकार के पैच लगाकर चित्रित किया गया है। कलर के बोल्ड पैच इसमें दिखाई देते हैं, जैसे चौड़ी कूची से कम चित्रों को कम रंग को लेकर उसे लगाया गया हो, वैसा प्रतीत होता है। चौरसिया जी के द्वारा बनाया यह चित्र 1969 में बनाया गया था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए स्क्रॉल करते जी रहो। जी आगे इनके अन्य चित्रों का भी वर्णन है मैम। जहाँ पर हम पहले चित्र जो देखते हैं वह एक बूढ़ी औरत का चित्र है, बड़ा ही मार्मिक है, जिसे हम चारकोल के द्वारा उनके द्वारा बनाया गया, और बड़ी ही एक भावनात्मक इसमें जुड़ाव सा महसूस होता है। उनके जो बोल्ड स्ट्रोक इसमें दिए गए हैं वो देखने
देखने योग्य हैं। अन्य चित्र जो उनके पोर्ट्रेट व्यक्ति चित्र जो है वह एकदम बोल्ड स्ट्रोक में तेल रंगों से किया गया है। महिला चित्र को भी वैसा ही गया है, पर महिला चित्र में जो महिला की चेहरे की जो कोमलता होती, कोमल भाव होते हैं, वह चित्र के माध्यम से दिखाई देते हैं। अगले चित्र में मैम जो चित्र है वह एक बड़ा ही मार्मिक चित्र है, जिसमें एक ऋषि, एक साधु का मतलब दिखाई देते हैं, जिनमें महिला उनसे वार्तालाप करती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि जल रंग से बनाया गया है। अगले चित्र जो है जिसमें गंधर्व विवाह की याचना, ये चित्र है जिसमें गंधर्व विवाह जो कि आधुनिक प्रेम विवाह को हम कह सकते हैं, उसका वर्णन है, जिस गंधर्व विवाह की याचना बताया गया है। अब हम अगली उसमें जाते हैं हरि भटनागर जी के बारे में। उनके चित्रों के बारे में हम जानेंगे, जिनमें उनकी रेखांकन की उनकी जो शैली रही है वो बड़ी ही प्रभावपूर्ण रही है, जिनमें उन्होंने दो चिलम को रखकर नारी की जो लयात्मक आकृति होती है उसे बताया गया है। उनके बहुत सरल उन्होंने जो आकार लिया गया, आकृति दी गई है, उनके अधिकतर चित्रों में वैसी हमें देखने को मिलती है, जिनमें उनके यह चित्र जैसे हम कहते हैं ये वाटर कलर से बनाया गया चित्र है। यह चित्र हिंदुस्तान जो है ये श्रमिकों के की जो मतलब कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर बनाया गया है। और अलग नीचे जो है पेंटिंग दिख रही है वह उनकी एम्बॉस पेंटिंग के चित्र हैं, जो कि उनकी एक नवीन जो शैली में वह गए, उसके विशेष शैली जो उनकी रही है एम्बॉस पेंटिंग पर, वह उसका चित्र बताए गए हैं। उन्होंने प्रयोग के माध्यम से हम कहें तो उन्होंने ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं होगी जो उनके प्रयोग में ना हुई हो। सारी चीजें उन्होंने की। उनके एक चित्र को हम यहाँ पर लेते हैं कि जिनमें पीले रंग के से बना हुआ यह चित्र है, पीले हरे रंग का, जिसमें चित्रकार ने नारी के सशक्त रूप को उजागर किया है, जिसमें नारी की सुडौल नारी आकृतियां कपड़े धोकर सुखाती हुई दिखाई दे रही हैं। संपूर्ण चित्र बंधे तार, उनका सीधा व सटीक रेखांकन उनकी सजीवता को दर्शाता है। तार पर पहले कपड़े व उनका हवा के प्रभाव से संपूर्ण चित्र को अधिक सुंदर दिखाता है। नारी आकृतियां व उनकी शारीरिक बनावट, उनके कपड़ों की सिलवटें एक ही लय में समाप्त की गई हैं। वहां पर उन्होंने कहीं रोका ही नहीं है। अपने जो एम्बॉस में जो उकेरा जाता है उसको कहीं मतलब रिद्म नहीं टूटी है। रंगों में पीला, नीला, बैगनी, हरा रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें काला रंग उपयोग किया गया है। वह पीले रंग का अधिकतर प्रयोग इसमें किया गया है, जो एक ग्रीष्म ऋतु को हम कह सकते हैं कि उसका वर्णन इसमें दिखाई देता है। सुरेश श्रीवास्तव जी के चित्रों में हम देख पाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में रेखांकन तो किया ही है। रेखांकन उनकी शुरुआत भी रही और लास्ट में, अंत में भी उनका रेखांकन के बनाए हुए चित्र आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही जी। जिनमें हम एक चित्र का वर्णन करते हैं, जिसमें नीचे वाले चित्र का हम बताएंगे। प्रस्तुत चित्रण जलीय जीवन को प्रदर्शित करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ मनुष्य को भौतिक सुख सुविधाओं एवं धन अर्जन के लिए प्राकृतिक धरोहर से की गई छेड़छाड़ के उपरांत की स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें मनुष्य प्रकृति के दोहन का परिणाम स्वयं अपनी आंखों से देख रहा है। वह देखता है स्वयं के द्वारा किए गए पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम को, जिससे जलीय जीवों का अस्तित्व खतरे में है, तथा इस पर पश्चाताप कर स्वयं को उन जीवों के स्थान पर सोचता है कि कैसे वे जीवन के लिए झटपटा रहे हैं। प्राकृतिक संपदा का क्षरण हो रहा है।
व जल प्रदूषित हो रहा है, जिससे प्रभावित जलीय जीव जैसे स्वयं को अस्तित्व के लिए गुहार जो स्वयं के अस्तित्व के लिए गुहार लगा रहे हैं। सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी ने चट्टानों के द्वारा फेफड़े नुमा आकृति को दर्शाया है, जिसमें मछलियां सांस न ले पाने के कारण जल से बाहर आती हुई दिखाई दे रही हैं। मनुष्य के हृदय को हल्के गुलाबी रंग प्रदूषित जल जो इंक पेन के द्वारा गहरे काले रंग के स्ट्रोक देकर लगाया गया, क्योंकि प्रदूषण एक बुराई का प्रतीक होता है। और सुरेश जी का कहना है कि हर हाल पर अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, जिसको उन्होंने काले और सफेद रंग में बताया गया है, जिसमें प्रदूषित जल को इंक पेन के द्वारा गहरे रंग के स्ट्रोक देकर दर्शाया गया है तथा पारदर्शी लाल रंग को जीवन के लिए खतरे का प्रतीक बताया है। हरे रंग में प्राकृतिक संपदा एवं मछलियों को पीले नीले रंग में चित्रित किया है। छोटे पत्थर नुमा गोल आकृति रसायनों के प्रयोग व हानिकारक पदार्थों से। नेहा, अब कंक्लूजन बता दोगे? जी है, कंक्लूजन बता के खत्म करें। जी, हम आगे अजीत जी के चित्रों को देखते हुए राजेंद्र कामले जी के चित्रों पर आते हैं और आगे बढ़ते हुए हम कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे हैं। उद्देश्य मैम ये रहा है शोध प्रबंध का कि शोध प्रबंध का मुख्य उद्देश्य संदर्भित चित्रकारों का कला जगत में उनके योगदान को प्रकाश में लाने की कोशिश की गई है। अपनी कला से इन्होंने जबलपुर में ही नहीं अपितु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कलाकृतियों का सृजन किया। अपनी मौलिक चित्र शैली से अपने भावों के उद्वेग को कैनवास पर उतारा। कलाकारों का ऊंचाइयों तक पहुंचने में आने वाली कठिनाइयों से पार पाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा को लिपिबद्ध किया गया है, जिससे भावी कलाकारों छात्र छात्राओं को कलाकार व कला की उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी। यह शोध प्रबंध का उद्देश्य है। शोध कार्य का उद्देश्य संदर्भित चित्रकारों की कला यात्रा में उनके चित्रों, शैलियों, उनका जो समर्पण भाव है, प्रयोग धर्मिता को शोध के माध्यम से एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया है। चित्रकला के प्रति जागरूकता बढ़े, महत्व व उसके महत्व को लोगों तक पहुंचाया जा सके, जिससे आने वाली पीढ़ी में चित्रकला के प्रति उत्सुकता बढ़ सके, जो कि आज कहीं ना कहीं कमती जा रही है। हम चित्रकारों के हैं साक्षात्कार लिए गए, जिसमें शोध कार्य हेतु संदर्भित चित्रकारों के संस्थानों से संबंधित व्यक्तियों से साक्षात्कार लिए गए। शोध कार्य के विषय से संबंधित पूर्व में किए गए कार्यों का व्यापक सर्वेक्षण एवं अध्ययन किया गया है। इस हेतु जहां एक और प्राथमिक विवरण पर सूक्ष्म दृष्टिपात किया गया, जो कि जबलपुर के चित्रकारों की चित्रकला प्रदर्शनियों के साक्ष्य, उनके चित्र, कुछ व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए शोध, लघु शोध, समाचार पत्र पत्रिकाओं से मिली जानकारी एवं परिजनों से लिए गए साक्षात्कार। तो दूसरी ओर बाद में किए गए अन्य महत्वपूर्ण प्रयास जबलपुर के चित्रकारों की कला यात्रा पर विशेषीकृत रूप से अभी तक कार्य नहीं किया गया है, और हम आशा करते हैं कि अब इसके बाद आगे इन पर कार्य किया जाएगा। उपरोक्त बातों के रहते हुए जबलपुर के संदर्भित चित्रकारों ने समाज में समाज को जागरूक करने के लिए जिन विषयों पर चित्रकारी की है, वह जैसे दृश्य चित्रण उनके द्वारा किया गया है, प्रकृति चित्रण, पोर्ट्रेट, रंग संयोजन, नारी की प्रधानता उन्होंने बताई है, और अपनी विशेष शैली की ओर जो उनका प्रादुर्भाव हुआ है वह देखने योग्य है, जो आज समाज में उजागर करना बहुत जरूरी है। आज जो लोग चित्रकारिता से या कला से दूरी बना रहे हैं, वह उन्हें देखकर देखें कि क्या हमारी भारतीय संस्कृति में क्या है जो हमने छोड़ दिया है, जो नहीं देखा है। आज हम जिसे हम आगे बढ़ाते हुए जो
हमने कार्य किया है, जो चरणों में किया वो 2 चरण में था, और साथ ही प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय में जो आपको जो जानकारी दी गई है वह बताई गई है, और पंचम अध्याय में जो विषय दर्शन है वो बताया गया है, एवं षष्ठम अध्याय में संदर्भित कलाकारों के साक्षात्कार लिए गए हैं, जिसका प्रमाणीकरण उनके द्वारा प्रपत्र, हस्ताक्षरित प्रपत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। और संदर्भित कलाकारों का भारतीय चित्रकला में क्या योगदान रहा है, क्या उपलब्धियां रही हैं, उनके द्वारा विभिन्न विषयों पर। ठीक है, ओके नेहा। हेलो। जी मैम। हाँ, आपका कंप्लीट हो गया है, अच्छा जी लिखा है। थोड़ा जी सा अब आप सारे आर्टिस्ट के बारे में लिखिए, अलग अलग जी आप लिख सकते हो एज ए बुक फॉर्म में, और मैं आपको अच्छा जी बहुत मैम। बहुत बधाइयाँ देती हूँ। अब आप जी मैम। डॉक्टर नेहा हैं, आपसे जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, कहीं कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। नहीं, गलती ये है कि हमेशा जब भी ऑनलाइन कुछ भी हो तो एक बार आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, जी है ना? एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। और पीपीटी वही प्रेजेंटेशन 30 मिनट से ज़्यादा का होता ही नहीं है, और पीपीटी से बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होता है ना? तो इसमें तुम्हारा भी दोष नहीं है ना? चलिए, जी जैसा भी हुआ, आपने पूरी अपनी प्रयास किए हैं। आप जिस कार्य से बहुत जल्दी करना चाहते थे वो आपका कार्य पूर्ण हो। आपको जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैडम को भी बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, जी। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। नेहा जी, जी सर। आपने जितने चित्रकारों को इसमें शामिल किया है, जी असल में आपकी जो सुपरवाइजर है वो दिखाई नहीं दे रही। सुपरवाइजर हैं क्या अभी ऑनलाइन? जी जी सर है। अच्छा, दिखाई तो नहीं दे रही। मैम अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरे आपकी शायद जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट है उन्होंने भी छोड़ दिया। अच्छा। देखिए, ऑनलाइन का तरीका ये होता है कि एक तो पीपीटी देना होता है, फिर सभी लोग उसमें प्रश्न करते हैं। तो सिर्फ एक्सटर्नल जो सुपरवाइजर है वो प्रश्न नहीं करता। एज ए डीन मुझे भी प्रश्न करने का अधिकार है, और लेकिन वो बिना सुने ही चली गई। तो शायद उनको अनुभव नहीं है इस बात का अभी, ऑनलाइन वाइवा का, ऐसा मुझे लगता है। अ, सर आप मेरा ये जो भी कहना क्वेश्चन करना मेरा ये चाहें। कहना था मेरा ये कहना था मेरा जी ये कहना था कि ये जो आपने अपने उसमें स्वीकार किए हैं, कुछ जो शामिल किए हैं अपने चित्रकार, जी तो उन चित्रकारों में आपने ये भी बताने का प्रयास किया है कि उनकी फिलॉसफी क्या थी, मतलब उनका दर्शन क्या था। जी जो सर। मेन आइडिया होता है, सबके जी सबके दर्शन और सबके जो आइडियाज होते हैं, जी वो अलग प्रकार के होते हैं। हर अलग चित्रकार या प्रकार। हर कलाकार का आइडिया, जो फिलॉसफी है, वो अलग होती है। तो जी इसमें आप तीनों के बारे में कुछ कुछ बतला सकते हैं क्या? अगर बतला। जी सर, ये पंचम अध्याय के अंतर्गत सर बताया गया है। ये जो चित्र हैं सर, मैं शुरुआत से थोड़ा लेना चाहूँगी। ये पंचम अध्याय के अंतर्गत कला एवं दर्शन के बारे में हमने बताया है। यह उनकी द्वारा जो चित्र बनाए गए, जिन विषयों पर बनाए गए, नहीं है उनका तो से बतलाएं, जो दर्शन। उनकी फिलॉसफी क्या थी? जी जी, मैं इनका श्री विष्णु चौरसिया जी के मैं बारे में बताना चाहूँगी। एक तो वो बहुत ही मार्मिक स्वभाव के, बहुत ही कोमल हृदय, बहुत ही सीधे कह सकते हैं व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सकारात्मकता, हमेशा एक
कहते हैं कि नए कार्य को किस तरह से किया जाए, हमें उसको बताया गया है। हम हमेशा उन्होंने प्रकृति को बहुत महत्वता दी है, जिसमें उन्होंने, जैसे कि हम कह सकते हैं कि उनका जीवन गांव, एक नरसिंहपुर के पास निवारी ग्राम से वो आते हैं और वहाँ पर पान की खेती होती है, तो उनको वो जो मार्मिक दृश्य जो उनका पान के बरेजों के बीच रहा है, वो पान की खेती के बीच, वो बड़ा ही सुंदर उनकी आखिरी तक उनके दिखाई पड़ता है, जो कि उन्होंने कुछ चित्रों में मैं बताना चाहूंगी। जी, वो भावनात्मक थे, जिसमें उन्होंने प्रकृति चित्रण को बहुत महत्वता दी है। उनके द्वारा प्रकृति चित्रण में, जैसे हम जल रंग की बात करें, जल रंग का उनका जो कार्य करने का अंदाज था वो निराला ही था। जिन जल रंगों पर कहते हैं कि यदि दृश्य चित्रण या प्रकृति चित्रण से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वह एक अपने आप में ही एक होता है, एक सकारात्मक सोच का अंतर्मुखी कह सकते हैं कि अपने आप में जीने वाले व्यक्ति में से वो रहे हैं, जिनका उनके चित्रों में हम हमेशा सकारात्मकता, मैं जब भी देखती हूँ मुझे एक सकारात्मक सोच उनकी उसमें दिखाई देती है, क्योंकि वो अब हमारे बीच नहीं है। तो हम अब उनके विचार जो हैं वह सिर्फ उनके चित्रों के माध्यम से ही हम देख सकते हैं। और हम भटनागर जी की हम बात करें तो उन्होंने हमेशा अपने चित्रों में प्रयोग ही किए हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ी होगी कि जिनमें उन्होंने अपने प्रयोग ना किए हों, चाहे वह वॉश पेंटिंग हो, चाहे वह पोर्ट्रेट हो। उनके चित्रों में 100+ फिगर्स, वो ऐसे ऐसे उनके चित्र बनाए गए हैं। हमेशा दूसरों की मदद करने वाले, हमेशा सकारात्मक सोच वाले इंसान वो रहे हैं, जो कि उनके चित्रों के द्वारा देखा गया है। उन्होंने हमेशा अपने आप को नई पीढ़ी के साथ भी ढाला है और नए अनुभवों के साथ भी ढाला है। मतलब नई टेक्निक में प्रयोग भी उनके द्वारा किए गए हैं। हम आज सुरेश श्रीवास्तव जी की बात करें तो आज उनके जो चित्र हैं वह सभी टाइप के हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि गुलाब के फूलों का चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है, जिनमें पक्षी आकृति भी उतनी ही सुंदर है, जिनमें रेखांकन का भी उतना ही महत्व दिया गया है। हम आगे के चित्रों में यदि हम उनके दर्शन की ओर जाते हैं तो उन्होंने हमेशा अच्छाई, बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में ही कहा गया है। उनके द्वारा कहा गया है जो कुछ शब्द हैं जो कि जैसे अभिव्यक्ति की इच्छा मनुष्य का एक स्वभाव होता है, वह अपने ओर चारों ओर जो भी देखता है, महसूस करता है, उसे अपने ढंग से अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। सुरेश जी के द्वारा जो कलाकृतियां बनाई गई हैं उनमें मूल आत्मा, बुराई पर अच्छाई के अंतर्द्वंद को दर्शाने की कोशिश की गई है, वह उनके चित्रों में हम देख पाते हैं। सुरेश कुमार जी सूक्ष्म दृष्टि व धैर्य व अद्भुत समावेश उनके चित्रों में देखा गया है। जिस तरह से उनके सफेद भाग है वह अच्छाई का प्रतीक है, जहाँ काले रंग का जो बताया गया है, काले रंग को दिखाया गया है, वह बुराई को दर्शाता है। और हम उनके ये पेंटिंग को देखकर कह सकते हैं कि उनमें कितना पेशेंस होगा कि वह ये रेखांकन की इस विधा में आए। कि हम कहते हैं कि थोड़े समय में इंसान बोर हो जाता है, पर वो उनके साथ ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता है। उन्होंने अपने आप को इस लेवल पर अपने आप को रखा है रेखांकन के जरिए, जिनमें उन्होंने पूर्ण रेखांकन के साथ चित्रों में रंगों का भी प्रयोग किया है। रंगों के जो मनोविज्ञान होता है, जो उसको उन्होंने उसमें दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने मधुबनी शैली पर भी उतना ही सुंदर कार्य किया है। मधुबनी शैली में मुख्यतः हम पौराणिक कथाओं का वर्णन पाते हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन उनके द्वारा उनकी चित्रण किया गया है। बच्चों की शैली का निर्माण उनके द्वारा किया गया, जिनसे सीखे किया है, जिससे उनके जो सिखाए हुए स्टूडेंट रहे हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनको उसमें मतलब मिला हुआ है पुरस्कार।
अजीज रजा जी की हम बात करें तो वह हमेशा अपने आप को एक जीविकोपार्जन का हम साधन कह सकते हैं उनकी जीवन में। उनके जीवन में चित्रों का जो महत्व रहा है वो एक चित्रकार के रूप में न रहकर एक अपने परिवार का भरण पोषण हम कह सकते हैं, उसको करने के लिए उन्होंने अपने आप को यहाँ पर दर्शाया। वो कहते हैं कि मैंने कभी अपने चित्रों का प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिला। मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां थी। वह हमेशा कभी ऐसे कोई मौका ही नहीं मिला कि मैं अपने आप को, अपने चित्रों को प्रदर्शित कर पाऊं। हाँ, एक मौका जरूर था जिसमें उनका एक मायाजाल नामक चित्र जो जबलपुर में कला संगम के नाम से एक प्रदर्शनी थी उसमें उनका आता है। वहाँ बस जिसमें M.F. हुसैन साहब ने शिरकत की थी, वहाँ उन्हें काफ़ी प्रशंसा मिली। वह बस एक पार्ट है जो उनके जीवन में चित्रों के प्रदर्शन में आया। आगे बढ़ते हुए हम राजेंद्र कामली जी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक जिंदा दिल इंसान का उनका व्यक्तित्व है। हमेशा कुछ पाने, कुछ सीखने, कुछ देखने का हमेशा इच्छुक वो तो उनकी ओर खिंचे चले जाते। देखते कि पिकासो यदि की पेंटिंग लगी कैसी होगी, कितना सुंदर होगा, उसको छू के देख लूं, ऐसे उनके भाव रहे हैं। हमेशा आज भी वो चित्रों के बीच अपने चित्र मतलब कैनवास के बीच बैठे उनको देखते हैं और चित्रकारी आज भी उनकी निरंतर जारी रहती है। और जो उनका सफर है, जो उनका पड़ाव है, वो कहते हैं कि साय में धूप नामक एक कविता का संग्रह उन्होंने बताया गया है जो दुष्यंत कुमार की कविता थी, उससे उन्हें इसकी प्रेरणा मिली। वह कविता पढ़ते हुए कुछ विचार आया जिसके माध्यम से उनकी जो चित्रण शैली में प्रारंभिक चित्रण और उन्मुखीकरण का जो पार्ट है वो वहां से शुरुआत होती है। वो जो सोच उनकी जहाँ से विशेष शैली की ओर वो अग्रसर हुए हैं वो वहां से शुरुआत होती है, जिसमें उनके आज हम चित्र देख पाते हैं। जिनमें जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक नाविक और पक्षी उनकी चित्रकारी के अहम मतलब भाग हैं, जिनमें पक्षी और मनुष्य को बताया गया है। आप देख सकते हैं कि इस चित्र के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि प्रस्तुत चित्र नाव पर बैठे नाविक की आत्मानुभूति को प्रदर्शित करता है। वह जल की लहरों के बीच डोलते दीपों से प्रेरित है, जो प्रवाह युक्त लहरों में विषम परिस्थितियों के बीच भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं और चले जा रहे हैं प्रकृति के इस अविरल सौंदर्य में निछावर होने को। इस करुणामयी अनुभूति का साक्षी एक पक्षी नाव पर बैठ इस सौंदर्य को अपने आप में आत्मसात कर रहा है। चित्र में नाविक व पक्षी मन की अवस्था एक ही है, तभी उसको उन्हें कनेक्ट करते हुए, क्योंकि आप देख पाएंगे पक्षी और उसमें एक मनुष्य दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं। अवस्था एक ही है जो उन बहते हुए दीपों से प्रेरणा लेकर इस संसार रूपी सौंदर्य का रसास्वादन करने के लिए आतुर है। चित्रकार ने जीवन के भौतिक स्वरूप से अमूर्तता की सृष्टि की है, जिसमें रंग संयोजन की विशेष महत्वता है। रंगों में तरंग गति है, जिसमें एक ही रंग की विभिन्न तानों का सम्मिश्रण सुंदरता से किया गया है। चित्र के पात्र धरती से आकाश की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें जल की गहराई और आकाश का लालिमा युक्त वातावरण घुलनशील अवस्था में है। उनके द्वारा चित्र जो रंग जो लगाए गए हैं वो ऐसे लगते हैं कि जैसे वातावरण में घुल गए हों। इस तरह से उनके द्वारा जो चित्रण किया आकाश को लाल नारंगी की आभा में दर्शाया गया है। नाविक एवं पक्षी को आसमानी रंग में चित्रित किया गया है। चित्र के मध्य में नाव को चटक पीले रंग की तानों में हरे, नारंगी, भूरे, नीले रंग में मिश्रित करते हुए लगाया गया है। संपूर्ण चित्र जल की गहराइयों से लेकर आकाश के शून्य को व्यक्त करता है। यह राजेंद्र कामले जी के विशेष शैली का एक उदाहरण है। इनमें और भी चित्र बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। जी सर। ठीक है नेहा जी, आपके उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ, है ना? जी जी ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, अन्यथा आपका संतोषजनक मौखिकी रहा। बधाई आपको। जी। हेलो। धन्यवाद जी।
हेलो धन्यवाद सर। नेहा पटेल, हेलो। अपने चित्रकारों के नाम, कितने चित्रकार आपने पीएचडी के अंतर्गत लिए हुए हैं? सर मेरे शोध प्रबंध में 5 चित्रकारों पर अध्ययन किया गया है। स्वर्गवासी विष्णु प्रसाद चौरसिया, हरि भटनागर जी, सुरेश कुमार श्रीवास्तव, अजीज अहमद रजा एवं राजेंद्र काबले जी। उनके बारे में संपूर्ण कला का जो संपूर्ण कला यात्रा है वो बताई गई है। हेलो, हाँ नेहा पटेल, आपने बहुत अच्छा बताया। आपको पीएचडी के डॉक्टर बनने की बधाई हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रश्न करना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ नेहा, आपकी थीसिस का एक छोटा सा सार आप बता पाएंगे मुझे? मतलब पूरा सारा, पूरी थीसिस में क्या है उसका टॉपिक और टॉपिक से रिलेटेड बहुत संक्षिप्त सारा। सारांश के लिए मैं कहना चाहूंगी कि जबलपुर के जो संबंधित चित्रकारों का कला जगत में जो योगदान है उसे प्रकाश में लाना है। अच्छा किया आपने, आपकी बधाई हो। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ इस गाइड और तकनीकी सुविधा अवश्य नहीं मिली, लेकिन पूरी कोशिश करने की आपका योगदान और आपके कारण शुक्ला सर देखिएगा, अब मुझे हो गया है। हाँ जी जी, आपकी रिकॉर्डिंग में तो होगा, सब हो गया। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर नेहा। बहुत भीषण परिस्थिति थी, तो आग लगने का समुद्र में भी टाइटैनिक जहाज डूब रहा है। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी यहाँ।